नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हुए आत्ममंथन की, जिसमें पेश किए गए राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा के साथ ही उपचुनाव में जीत के मुद्दे पर गहन मंथन किया गया। वहीं हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जद्दोजहद के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव में जीत का रोड मैप तैयार किया गया। सीएम योगी ने कहा कि अति आत्मविश्वास से लोकसभा चुनाव में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। अब भविष्य में विपक्ष को उछल कूद का मौका नहीं मिलेगा। वहीं जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विरोधियों पर तरकश के तीर चलाए। ये रिपोर्ट देखिए। 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। इस रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को जेवरात चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। इस रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। आज तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया। ये ऐतिहासिक भंडार जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन के उत्तरी किनारे पर है। बता दें कि पूरे जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 के तहत तैयार किए गए अधिकारों के रिकॉर्ड में भगवान जगन्नाथ के आभूषणों की एक सूची शामिल है। 2 भागों में बटा है रत्न भंडार, भीतरी भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं। जो जेवरात उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, उन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा अभी भी खुला है। भीतरी भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। मंदिर प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट में दिए हलफनामे के अनुसार रत्न भंडार में 3 कक्ष हैं। 25 गुणा 40 वर्ग फुट के आंतरिक कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी। इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है। इन्हें त्योहारों पर निकाला जाता है। वर्तमान कक्ष में 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। दैनिक अनुष्ठान के लिए इन्हीं का उपयोग होता है। कब कब खुला रत्न भंडार? बता दें कि लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार खोला जाना बहुत बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने वादा किया था कि उड़ीसा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। इससे पहले 2011 में तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को खोला गया था। तब 1,32,000 करोड़ रुपए का खजाना मिला था। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रमुख अरविंद पाढ़ी ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई 1985 में खोला गया था। उस समय इसकी मरम्मत करके इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला। ये रत्न भंडार खुलने के लिए कोई पब्लिक का डिमांड नहीं था, कोई पुजारी को डिमांड नहीं था। ये एएसआई का डिमांड था। रत्न भंडार खराब हो रहा है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए खुलना जरूरी है। तो आज 20 साल पहले जब वो सरकार था, इससे पहले जो सरकार थी, उसे हमने मांगे थी कि रत्न भंडार को रिपेयरिंग के लिए खोल दिया जाए। तो ना ये सुन रहा था, ना वो काम कर रहा था। शायद इनके पास में वो आस्था नहीं थी कि प्रभु के काम ठीक से हो गया जाए, इसीलिए वो रत्न भंडार नहीं खोल रहे थे। जब भाजपा सरकार ने अस्मिता को लिए हुए और जगन्नाथ जी की मंदिर की व्यवस्था को माने हुए, आराध्य देवता जगन्नाथ जी के ऊपर आराधना किए हुए रत्न भंडार खोलने के लिए सोचे, तो हमने ये सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये काम खूब शांति सरल से हो जाए, ये जगन्नाथ जी से मांगते हैं।
और वो रत्न भंडार खुलने के लिए जो प्रक्रिया जरूरत है वो प्रक्रिया मध्यम जगन्नाथ जी के पास में की गई है। जैसे मान लीजिए कि रत्न भंडार के मालिक लोकनाथ जी, इनकी पूजा की गई है, उनकी आज्ञा ली गई है, बिमला माता की आज्ञा ली गई है, महालक्ष्मी जी की आज्ञा ली गई है। पूजा विधि व्यवस्था के माध्यम से शुद्ध विभाग में जो अंदर टीम गई है वो टीम भी पूरा शुद्ध विभाग में अंदर गई है। वो काम भगवान जगन्नाथ जी का है। रत्न भंडार मालिक जगन्नाथ जी, मालिक महालक्ष्मी जी है, रक्षक भगवान लोकनाथ जी है। इन सारों की सब देवताओं के आशीर्वाद लिए हुए पूजा को कंप्लीट करते हुए रत्न भंडार खोलने के लिए उड़ीसा सरकार, मंदिर की प्रशासन जो सोचे वो आज काम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ सनातन धर्म में जो शुभ घड़ी होती है, जो शुभ घड़ी को हमने चुना है वो शायद शुभ घड़ी होगी 1:28 पर द्वार खोलने के लिए व्यवस्था की होगी, इसलिए हमने उस समय को निर्धारित किया गया है। नहीं, दर्शन तो इस मंदिर में भी फिलहाल हो नहीं रहा है। जगन्नाथ जी गुंडीचा टेम्पल में ये लोग मंदिर में दर्शन घूमने के लिए लोग आते हैं, बाकी जो पास से देवता है उसे दर्शन करने आते हैं। जब आज इतना बड़ा काम हो रहा है तो दर्शनार्थियों को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और हमारा उड़ीसा के पब्लिक बहुत सरल है जो ये काम के लिए सहमत करेंगे और व्यवस्था भी की गई है। तो कुछ दिन बाद खुलेगा, जरूर खुलेगा, हम लोग का विश्वास है। देखिए, जो अंदर टीम बनाया गया उसमें 4 सेवायत भी है, उन चारों के चारों यहाँ मौजूद है। बताया जाता है कि भंडार की चाबी खोने की बात तब पता चली जब सरकार ने मंदिर की संरचना की भौतिक जांच की कोशिश की। 4 अप्रैल 2018 को बताया गया था कि रत्न भंडार की चाबियां खो गई हैं। हो हल्ला होने के बाद नवीन पटनायक ने मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया और नवंबर 2018 में आयोग ने 324 पेज की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के कुछ दिन बाद पुरी के तत्कालीन जिला कलेक्टर को रहस्यमय तरीके से एक लिफाफा मिला जिसमें लिखा था कि आंतरिक रत्न भंडार की नकली चाबियां, जिसने लंबे समय से चल रहे विवाद को और हवा दे दी थी। इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को उठाया। 20 मई 2024 को पीएम मोदी उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार करने गए थे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रत्न भंडार का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। मंदिर के रत्न भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। आपको बता दें कि 1978 के बाद से मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई इसका कोई अंदाजा नहीं है। उड़ीसा सरकार ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति गठित की ताकि उसमें रखी कीमती वस्तुओं की सूची तैयार की जा सके। जय जगन्नाथ। आज के कार्यक्रम के लिए हम लोग पुलिस व्यवस्था, व्यापक पुलिस व्यवस्था किए हैं। एवरीथिंग हैज बीन डन एज पर SOP। हर कार्य के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किया गया है, उसी हिसाब से सिक्योरिटी का भी ड्रिल किया गया है। द सिक्योरिटी, ऑल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक्सेस कंट्रोल, चेकिंग, फ्रिस्किंग, क्विक रिएक्शन टीम, कॉन्टिजेंसी प्लान, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ and we are fully prepared for this. Thank you. सांप कर रहे रत्न भंडार की रक्षा। मान्यता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाजें आती रहती हैं। ये भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसलिए रत्न भंडार को खोले जाने से पहले मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने में निपुण 2 व्यक्तियों को पुरी बुलाया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में जरूरत पड़ने पर वे तैयार रहें। आपातकालीन स्थिति से निपटने की जरूरत के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौजूद रही। जगन्नाथ मंदिर के कौन-कौन से 4 द्वार। जगन्नाथ मंदिर के बाहरी दीवार पर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी 4 द्वार हैं। पहले द्वार का नाम सिंह द्वार, दूसरे द्वार का नाम व्याघ्र द्वार, तीसरे द्वार का नाम हस्ती द्वार और चौथे द्वार का नाम अश्व द्वार है। इन सभी को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। सिंह द्वार जगन्नाथ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस द्वार पर झुकी हुई मुद्रा में 2 शेरों की प्रतिमाएं हैं। माना जाता है कि इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं, डेफिनेटली आज सरकार के निर्देश से रत्न भंडार का आज खोलने का कार्यक्रम है, जो कि 1 बजे के बाद जो भी
उपयुक्त समय रहेगा उसमें सारे जो अधिकृत मेंबर्स है वो अंदर जाएंगे। उस पर ऑलरेडी हाई लेवल कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस रथ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने ब्रीफ किया है और जो भी एसओपी है फॉर सिक्योरिटी सारा एसपी के द्वारा इंश्योर किया गया है इंक्लूडिंग फिशिंग एंड अदर थिंग्स और जहां भी गवर्नमेंट का जो निर्देश है एसओपी है उसके तहत सारा कार्य किया। महालक्ष्मी दर्शन करने दर्शन करके मु जो अनुमति आज मंदिर प्रशासन तरफ भगवान को मगाइला मुझे आसी माँ विमला माँ महालक्ष्मी को दर्शन कर। क्या है द्वारों का महत्व? बता दें कि व्याघ्र द्वार पर बाघ की प्रतिमा मौजूद है। यह हर पल धर्म के पालन करने की शिक्षा देता है। बाघ को इच्छा का प्रतीक भी माना जाता है। विशेष भक्त और संत इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। हस्ती द्वार के दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमाएं लगी हैं। हाथी को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। कहा जाता है कि मुगलों ने आक्रमण कर हाथी की इन मूर्तियों को क्षति विकृत कर दिया था। बाद में इनकी मरम्मत कर मूर्तियों को मंदिर उत्तरी द्वार पर रख दिया गया। कहा जाता है कि ये द्वार ऋषियों के प्रवेश के लिए है। अश्व द्वार के दोनों तरफ घोड़ों की मूर्तियां लगी हुई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठित खजाना रतन भंडार आखिर खुल गया। आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की सूची बनाने के लिए इस खजाने को 46 साल बाद खोला गया है। इससे पहले रतन भंडार 1978 में खोला गया था। आपको बता दें कि 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस रिपोर्ट को देखिए। राजनीतिक प्रस्ताव की प्रमुख बातें। विपक्ष के झूठे प्रचार के कारण चुनाव में सफलता नहीं मिली। आरक्षण, महिलाओं को पैसे, संविधान बदलाव जैसे विषय कहे गए। भाजपा ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सपा सत्ता में आती है तो अपना असली चरित्र दिखाती है। सपा ने हमेशा आरक्षण बाबा साहेब का विरोध किया है। हमें और अधिक सामर्थ्य के साथ एकजुट होना होगा। सांस्कृतिक समृद्धता के कार्यों के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद प्रेषित किया गया। सरकारी भर्तियों या परीक्षाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए। शुचिता और पारदर्शिता जरूरी है। बीजेपी पेपर लीक की घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी सत्ता में आ जाते तो हिंदू शब्द बोलने पर ही प्रतिबंध लगा देते। राहुल पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पूरे देश में एक उदाहरण बनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद लखनऊ में भाजपा की एक बड़ी और अहम बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें जनता ने फिर से समर्थन दिया है ताकि हम विकसित भारत बना सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी भविष्य की पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश में 1500 से ज्यादा पार्टी है, जिसमें अधिकतर परिवारवादी पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चल रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस बहुत उत्साहित में है, लेकिन 13 राज्यों में उनका खाता नहीं खुला। जहां कांग्रेस अकेले लड़ी है वहां उसका स्ट्राइक रेट 26% है। जहां साथ में लड़ी वहां 50 है। कांग्रेस अब दूसरों के सहारे है, लेकिन वो हमेशा दूसरों को कमजोर करती है। कि इन चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में, तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा आज की भी पार्टी है और भविष्य की भी।
हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी मौसमी नहीं है, ये जिम्मेदारी सदैव और निरंतर हमारे कंधों पर है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार हमको समर्थन दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने एक विशेष कार्य के लिए ये जनादेश दिया है। हम पूरे भारत में राजनीति करते हैं। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां भाजपा की उपस्थिति ना हो। भाजपा की इस स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यहां पहुंची है। कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में जो परिणाम सामने आए हैं, उसे लेकर कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि आप सबके सहयोग से हमने यूपी को माफियाओं में मुक्त किया है। यूपी में आज सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम में ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, तार हटाए जाते थे, लेकिन अब कोई मनमानी नहीं चलती। सीएम योगी ने कहा कि हमने जाति और मजहब के नाम पर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। 56 लाख गरीबों को बिना किसी भेदभाव के मकान दिए हैं। हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री में राशन मिल रहा है। पीएम मोदी का एक ही मंत्र है, सेवा ही संगठन है। उन्होंने कहा कि हमें बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। सपा पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि समाजवादियों ने धर्म के नाम पर पिछड़े और दलितों का आरक्षण खाने का प्रयास किया था। सीएम योगी ने कहा कि उपचुनाव के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी है। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार बने। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। हमें इस विकास को और आगे ले जाना चाहिए। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। वहीं बैठक की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा अयोध्या, काशी, मथुरा में बसती है। पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य मंदिर बना। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों को छू रही है और मोदी के नेतृत्व के लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा, कांग्रेस समर्थन से जीत हासिल करती है। कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया। कांग्रेस का कोई विचार नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा, अखिलेश जी आपको सावधान कर रहा हूं, आप सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी की नजर आपके वोट बैंक पर है। वो भस्मासुर है और आपके मुस्लिम वोट बैंक पर उसकी नजर है। 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हमारी विरासत का सम्मान है। सही अर्थों में कहा जाए तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके कार्यकर्ता के मन में पहले देश, फिर दल, अंत में स्वयं के हित रहते हैं। हमारा यह प्रदेश उसी दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आकार ले रहा है। बता दें कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक का पूरा फोकस उपचुनाव में पार्टी की जीत पर केंद्रित रहा। इस मसले पर नेताओं ने मंत्रणा की और इंडिया गठबंधन को हराने के मसले पर चर्चा की। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।